अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोनिया बख्तियार है। आई एम अ कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड अ फिजिशियन। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ अबाउट ओबेसिटी, क्योंकि बढ़ते हुए वज़न ने हमारे मुल्क में भी हमला कर दिया है और इंटरनेशनल डायलेमा के साथ ये पाकिस्तान में भी बहुत शदीद ग़िज़ाइयत के चेंज की और लाइफ़स्टाइल चेंज होने की वजह से बढ़ रहा है। सबसे पहले मैं थोड़ा-सा आपसे बात करना चाहूँगी कि ओबेसिटी को हम क्लासिफ़ाई कैसे करते हैं। बेसिकली जो नॉर्मल हैं या जो एक अच्छा मेंटेन वेट हम जिसकी बात करते हैं वो 18.2, वो बीएमआई पे हम बेस करते हैं, जो 18.2 से लेके 24.5 तक है। इसे हम कहते हैं कि अगर किसी बंदे का, किसी भी मेल फीमेल का या बच्चे का जो बीएमआई है वो एक एज के साथ इसके अंदर है तो वो हेल्दी है। लेकिन अगर 24 से वो क्रॉस करता है बीएमआई तो उसको हम ओवरवेट में शामिल करते हैं। लेकिन इसी जगह अगर उसका बीएमआई 30 से ऊपर चला जाए तो वो क्लास 1 ओबेसिटी में आ जाता है। 35.5 के बीएमआई से ऊपर चला जाए तो वो क्लास 2 है, और इसी तरह अगर 40.2 के बीएमआई से ऊपर चला जाए तो वो क्लास 3 है, और इसको हम मॉर्बिड ओबेसिटी में कंसिडर करते हैं। मॉर्बिड का मतलब ये होता है कि इससे जान जाने का शदीद खतरा है। जैसे जैसे वजन बढ़ता जाता है तो एक कॉमन सेंस पे अगर हम समझें तो वी कैन सी कि चर्बी बढ़ गई, यानी कि ऑर्गन्स के काम करने पे उनके ऊपर एक्स्ट्रा कवर चढ़ गया, एक्स्ट्रा वजन आ गया, उसमें भी कमी आ गई। अब ये ऑर्गन में कोई चॉइस नहीं है, इसमें दिल भी है, इसमें गुर्दे भी हैं, इसमें जिगर भी है। फैटी लिवर के तौर पे हमारे पास प्रेजेंट कर जाता है जब फैट की कंपोजिशन ज़्यादा होने लगे बॉडी में, लिवर के फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है। गुर्दे पे चढ़ जाए तो गुर्दे के फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है, और हार्ट के ऊपर जैसे जैसे अगर वेट बढ़ता जाता है उस पर कंप्रेशन या विसरल फैट जिसको हम कहते हैं बढ़ता जाता है, तो वो भी वजन मतलब हार्ट के फंक्शंस को कॉम्प्रोमाइज करता है, जिससे उसके फंक्शंस में भी इम्पेयरमेंट आ जाती है। हैविंग सेड दैट, तो ओबेसिटी इज नॉट अबाउट ओनली गेनिंग वेट, इट्स अबाउट डिस्टर्बिंग द इंटायर इंटरनल मैकेनिज्म, कि आपके बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम है वो सब सिस्टम चेंज हो गए। अच्छा, ओबेसिटी में आमतौर पे क्योंकि लिपिड प्रोफाइल यानी कि फैट्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, वो सर्कुलेशन में आ जाता है। अब वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वेसल को इम्पीड करता है, यानी कि उसमें ब्लॉकेज का बायस भी बन जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और एंड ऑर्गन आर्टरीज को ब्लॉक करना शुरू कर देता है, आईसाइट को डिस्टर्ब करता है, अगेन रीनल फेलियर का बायस बन जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम एक जनरल बात अगर मैं कहूँ तो ओबेसिटी यानी कि वज़न का बढ़ना बेसलाइन हो जाता है, बहुत सारी और बीमारियों के होने की वजह बन जाता है। वन थिंग। दूसरी, अब हम बात करते हैं कि जिस वक्त वज़न बढ़ता है तो मरीज़ को मज़ीद क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जब फैट की लेयर्स एक्स्ट्रा हो गई तो बॉडी में एक रेजिस्टेंस बन जाता है, यानी कि ऑर्गन्स जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वो प्रॉपर कंज्यूम नहीं कर पाते, जिसमें से सबसे पहली टाइप जो टाइप 2 डायबिटीज़ विच इज़ गेटिंग वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, उसकी वजह बन जाती है। ठीक, सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है ड्यू टू इंक्रीज इन विसरल फैट, वन ऑफ द मेजर रीजंस। दूसरी वजह हो जाती है कि हम हाई कैलोरी इनटेक डाइट का कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो मूवमेंट है वो बहुत मिनिमम है। हम वीकनेस फील करते हैं, हम शॉर्टकट्स पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने फ्रिजी ड्रिंक्स ले लिए, हमने जूसेस ले लिए, हमने जल्दी से कोई हाई कार्ब कोई स्वीट चीज़ खा ली। वो इंस्टेंट एनर्जी तो हमें दे देता है, हमारा माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है, लेकिन वो एनर्जी इस तरह की होती है जो बॉडी अपने अंदर जज्ब नहीं कर पाता, क्योंकि उसके बाद हम बैठ जाते हैं, चाहे कंप्यूटर के आगे बैठ जाएं, डॉक्टर्स के केस में ओपीडी में बैठ जाएं, तो हम मतलब बेसिकली हमारी मूवमेंट नहीं होती। 10 जो हमने कैलोरीज ली वो कंज्यूम नहीं हुई, बॉडी ने हजम नहीं की। सो एक सर्टेन अमाउंट के बाद, अच्छा हम दूसरा फिर हम मील स्किप नहीं कर रहे होते, हम कंटिन्यूसली खा रहे होते हैं कुछ ना कुछ, तो बॉडी अपने आप को स्टोरेज की तरफ ले जाता है, वो उसको कंज्यूम नहीं करता, उसको फ्रेश एनर्जी मिल जाती है, वो उसको ले लेता है और पिछले को स्टोरेज में डाल देता है, कंज्यूम नहीं कर रहा होता। सो रिजल्ट किसका क्या होता है, वजन बढ़ता है। A person becomes high risk for type 2 diabetes. A person becomes high risk for hypertension. उसके साथ उसके न्यूरोपैथीज डेवलप होने लगती हैं, उसके साथ उसको डाइजेशन का प्रॉब्लम होने लगता है, स्लीप साइकिल होता है,
उसके अलावा उसको स्ट्रोक वगैरह हाई रिस्क होता चला जाता है। मतलब मुख्तलिफ एक डिजीज़ेस की एक पूरी लिस्ट है जो उसके लिए हाई रिस्क हो जाती है। सो अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक बेस लाइन में अपने वज़न को कंट्रोल कर लें, तो हमारे बहुत सारी बीमारियां जो हो भी चुकी हैं अगर किसी को, तो वो उसको भी कंट्रोल कर सकता है। डायबिटीज़ के केस में मैं रिमिशन की बात करूंगी कि वी कैन हैव रिमिशन विच इज़ रिवर्सल ऑफ द डायबिटीज़ जस्ट बाय हैविंग द राइट काइंड ऑफ डाइट एंड लाइफ स्टाइल। मैं मेडिसिन्स के या मेडिकेशंस के इम्पोर्टेंस को रूल आउट नहीं करी, बिकॉज वो हमें बेस लाइन में चाहिए ही होंगे, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करते चले जाएं तो हम अपनी बहुत सारी बीमारियों का बढ़ना या उसकी कॉम्प्लिकेशंस को हम डिले कर सकते हैं, बाज़ औक़ात में हम इवन ख़त्म भी कर सकते हैं। सो अगेन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन या ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए हम बेसिक क्या करें? सबसे पहले हमें चाहिए कि वी शुड हैव एन 8 आवर स्लीप फ्रॉम 10:30 एट नाइट टिल एटलीस्ट 4:30 to 5 AM इन द मॉर्निंग। हमें कंटिन्यूस साउंड स्लीप, पीसफुल स्लीप चाहिए होता है जिसमें हमारा मोबाइल ना हो, साउंड डिस्ट्रैक्शन ना हो, सो योर लिवर कैन वर्क एंड डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। वन थिंग, सुबह उठने के साथ वी शुड प्लान आवर डे कि उसमें थोड़ा सा वॉक हो, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो, मॉडरेट ब्रेकफास्ट हो, मॉडरेट लंच हो, मॉडरेट डिनर हो। वाटर इनटेक आपका एटलीस्ट 4 to 6 ग्लास पर डे होना चाहिए, अदर देन योर टी, मिल्क, या आप कोई अगर फ्रेश जूस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इन एडिशन टू दैट आपके पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि सपोज हमें बिरयानी सामने नज़र आ गई तो हमने कहना है कि जी जितना खा लें ठीक है। इट्स नॉट लाइक दिस, यू शुड ईट विथ एज पर सुन्ना विच आई ऑलवेज कोट कि एक हिस्सा हवा है, एक हिस्सा खाना है और एक हिस्सा पानी है। दैट इज़ हाउ वी शुड प्लान आवर मीट और मील्स, और वी शुड ईट आवर मील्स दैट वे। इससे ऑटोमेटिकली आपकी ना सिर्फ डाइजेशन बेहतर होगी, आपके जिस्म में कैलोरी इनटेक प्रॉपर होगा, एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू मेंटेन योर वेट एंड इवन रिड्यूस योर वेट। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज़ों को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने वज़न को भी कंट्रोल करें, वॉक रेगुलर रखें, खाना हिसाब से खाएं, और कोशिश ये करें कि वो जो कुछ भी खाते हैं वो चीज़ खाएं जो लो कार्ब हो और उनके लिए डाइजेस्ट करना आसान हो। रमज़ान आ रहा है, शुगर के मरीज़ों के लिए मैं कुछ कहना ज़रूर चाहूँगी। एक, रमज़ान आने से पहले आप लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि एज़ पर फास्टिंग एंड सहरी और आपके इफ्तार के मुताबिक आपकी दवाइयों को थोड़ा सा रीप्लान करना पड़ता है। हमें कुछ दवाइयों को कम करना पड़ता है आपकी सहरी के लिए, ताकि आप पूरा दिन अपने रोज़े को आराम से गुजार सकें। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इंसुलिन को आपने रमज़ान में भी छोड़ना नहीं है, लेकिन उसकी डोज एडजस्टमेंट लाज़मन करानी है। तीसरा, आपके ऊपर रोज़े फ़र्ज़ हैं, पकोड़े वगैरह को अवॉइड करें, ये नॉर्मल हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं हैं। तीसरा, अगर आपको एक चीज़ जो हम सारे समझते हैं कि रोज़ा फ़र्ज़ है, डेफ़िनेटली रोज़ा हम पे फ़र्ज़ है, लेकिन वो एक हेल्दी बंदे पे फ़र्ज़ है। खुदा न खास्ता आपके अंडरलाइन कंडीशन या आपकी शुगर आपको इजाज़त नहीं दे रही है तो आप बिल्कुल रोज़ा खोल लें। इसका आसान तरीका ये होता है कि ज़ुहर से के बाद असर के दरमियान तक आप एक बार अपनी शुगर चेक कर लें। अगर आपकी शुगर 190 मिलीग्राम के आसपास है तो आप अपनी सेहत को देखते हुए बेशक रोज़ा खोल लें, क्योंकि अगर आपने इसको खींच के अफ्तारी तक ले गए तो चांसेस आर कि आपका या तो आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे या एकदम से आपकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। दोनों सूरतों में अफ्तारी के बाद इट विल नॉट बी अ वेरी हेल्दी आउटपुट। सो अपनी शुगर को आप दिन में ज़रूर 1-2 दफ़ा चेक करें। जहाँ पे आपको लगे कि आपकी शुगर अब लो की तरफ जा रही है, आप अपना रोज़ा खोल लें। और उसके जो बाकी तरीके हैं रिलीजियस स्कॉलर्स आपको बेहतर बताएंगे, आप चेक कर सकते हैं। उसको फॉलो करते हुए अपने रोज़े को नेक्स्ट टाइम से कंटिन्यू करें। जो लोग रेगुलर रोज़ा रखते हैं, मैं अपने मरीज़ों को बताती हूँ, जो थोड़े से एल्डरली पेशेंट्स हैं, शुगर उनकी अप एंड डाउन में रहती है, तो वो 1-2 रोज़ा रखें, फिर 1-2 रोज़ा छोड़ दें, ताकि आपके रोज़े भी पूरे हो जाएं, आपके ये ख्वाहिश भी पूरी हो और आपकी सेहत भी ठीक रहे। अपनी दवाइयों को आपने किसी हाल में भी नहीं छोड़ना, और अपने टेस्ट लाजमन एक बार रिपीट करवा लीजिएगा। बाकी हैव अ हैप्पी रमज़ान। थैंक यू वेरी मच।